नमो नमः। आप सभी का स्वागत है सेठ श्री सूरजमल दापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर शास्त्री द्वितीय वर्ष का साहित्य प्रथम पत्र पाठ्यक्रम को हम पढ़ रहे थे और साहित्य दर्पण नामक पुस्तक का षष्ठ परिच्छेद जो है उसे हम पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रस्तावना के भेद आपके चल रहे थे, जिसमें उद्घाट्य, कथोद्घातक और प्रयोगातिशय तीन प्रकार हो चुके थे। आज चौथे भाग में हम उसका प्रस्तावना का चौथा भाग जो है प्रवर्तकम, उसे हम पढ़ रहे हैं। कालम प्रवर्तमाश्रित्य सूत्रदृग यत्र वर्णयेत् तदा आश्रयस्य पात्रस्य प्रवेशः तत्प्रवर्तकम्। कालम प्रवर्तमाश्रित्य, प्रवर्तक का सूत्रधार जो नाट्य प्रयोग के समय किसी काल का वर्णन अर्थात वसंत ऋतु आदि का वर्णन करके सूत्रधार किसी नट आदि को प्रवेश कराता हो, अर्थात सूत्रधार किसी काल का ऋतु का वर्णन कर रहा है और उसी ऋतु को आश्रित करके नायक या किसी अन्य पात्र का मंच पर प्रवेश हो जाना जो है उसे कहते हैं प्रवर्तकम। तो आश्रय लेके किसका, जो सूत्रधार पहले जो बोल रहा था, जिस ऋतु का वर्णन कर रहा था, वसंत ऋतु का वर्णन कर रहा था, उस वर्णन को लेकर के जो पात्र है वो मंच पर प्रवेश हो जाए तो उसे कहते हैं प्रवर्तक। आगे कहा अवलगित पंचम प्रकार, यत्रेकेत्र समावेशात् कार्यमन्यत् प्रसादयेत् प्रयोगे खलु तद्ज्ञेयं नाम्ना अवलगितम् बुधै। बुधै अर्थात विद्वानों ने कहा है कि यत्रेकत्र समावेशात्, जब एक प्रयोग को दिखाते हुए किसी अन्य कार्य का भी समाधान वहां कर दे, अन्य कार्य को भी वहां जोड़ दे, प्रयोगे खलु तद्ज्ञेयम, उस प्रयोग को क्या जानना चाहिए, विद्वानों ने कहा उस प्रयोग को जानना चाहिए अवलगित। तो अब उसका बताया इन्होंने, किस प्रकार से उदाहरण भी दिया इन्होंने कि जैसे कि सूत्रधार नटी से कह रहा है कि जिस प्रकार से मैं तुम्हारे गीत को सुनकर के तुम्हारी ओर खींचा चला आ रहा हूं, उसी प्रकार से खींचा चला आ रहा हूं जिस प्रकार से मृग का पीछा करते हुए वो दुष्यंत खींचा चला जा रहा है। एक श्लोक आया था पहले, त्वास्मि गीत रागेण, तुम्हारे गीत को सुनकर के, जिस प्रकार से इस मनमोहक गीत को सुनकर के मैं तुम्हारी ओर आकर्षित हुआ जा रहा हूं, उसी प्रकार जिस प्रकार से नायक जो है, दुष्यंत जो है, वो उस हिरण के पीछे, उस मृग के पीछे उसी प्रकार से खिंचा हुआ चला जा रहा है। तो यहाँ पर उसने अपने प्रयोग को दिखाया, सूत्रधार ने अपने नटी के प्रति प्रशंसा व्यक्त की, साथ ही उसने दूसरे प्रयोग को दिखाया, अर्थात जो नायक है दुष्यंत, उसका मंच पर प्रवेश हो रहा है। किस तरीके का नायक, कौन सा, जो कि ऐसा वो उस कार्य को दिखाता हुआ कि वो उस मृग का पीछा करते हुए दुष्यंत का प्रवेश दिखाना। अब उन्होंने यहाँ इस प्रवेश के द्वारा अपनी बात को भी कह दिया और दूसरे प्रयोग को भी सिद्ध कर दिया, तो इसे कहा अवलगित। सूत्रधार अपने प्रस्तावना अनुष्ठान रूप प्रयोग में नाट्यारंभ रूप प्रयोग में की युक्ति पूर्वक योजना कर दे, अर्थात जो नाटक का आरंभ होने जा रहा है, अपनी बात को कह दिया, नाटक का जो आरंभ करने जा रहा है उसकी भी युक्तिपूर्ण सूचना दे दे, उसे ही कहा यहाँ पर अवलगित। उदाहरण के लिए आपको दिखाया इसमें दुष्यंत का मृग के पीछे भागना। अब यहाँ पर एक प्रस्तावना का छठा भेद के रूप में नखपुट जो है उन्होंने छठा भेद और माना है, 5 भेदी प्रस्तावना के इन्होंने एक छठा भेद माना है, उसे षष्ठ भेद कहा, किसे, कि नेपथ्य आदि से श्रुत हो, जैसे कि नेपथ्य से कोई सूचना मिली, उस सूचना का अनुसरण करके सूत्रधार अपना कार्य आरंभ करे, तो उस भेद को इन्होंने यहाँ माना, लेकिन 5 भेदों की ही गिनती यहाँ पर की जाती है। उद्घात्यक, कथोद्घात, प्रयोगातिशय, प्रवर्तकम और अवलगित, ये 5 प्रकार ही हमें यहाँ पर बताए गए हैं। इसके बाद आता है आपके
अर्थोपक्षेपक के प्रकार। देखिए, जिस प्रकार से आपने प्रयोग ये प्रस्तावना पढ़ा, उस प्रस्तावना के बाद में आता है अर्थोपक्षेपक। अर्थात इसका अभिप्राय यह है कि जहां पर किसी दिवस की, एक दिन की घटना, जब हम कोई नाटक रचते हैं तो उसमें घटना निर्धारित की जाती है कि आप कितने समय की घटना दिखा रहे हैं। एक दिन की घटना दिखा रहे हैं, एक माह की दिखा रहे हैं, या एक वर्ष पर्यंत की घटना दिखा रहे हैं। उस घटना का निर्धारण किया जाना चाहिए। तो उस घटना के अनुरूप अर्थोपक्षेपक में बांटा जाता है। किस प्रकार से? कारिका हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर 53वीं कारिका। दिनावसाने कार्यम यद दिने नैपोपद्यते अर्थोपक्षेपकः वाच्यम अंकच्छेद विधाय तत्। अब कहा, जो कार्य पूरे एक दिन में संपन्न होता हो उसे भी अंक की समाप्ति कर दिन के अंतिम भाग में विस्कंबक आदि अर्थोपक्षेपकों द्वारा सूचित करना चाहिए। अगर मान लीजिए कार्य एक दिन में समाप्त होने वाला हो, जिस घटना को आप वहां दिखा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक वर्ष की घटना दिखा रहे हैं और आप पूरी घटना को एक अंक में ही दिखा दें। उसके लिए आपको अंकों का निर्धारण करना पड़ेगा। तो एक दिन की घटना दिखा रहे हैं तो भी आपको विस्कंबक आदि अर्थोपक्षेपक जो है उनका प्रयोग दिखाना चाहिए। एक दिन की घटना जो है उसके भी अंतिम भाग जो है उसको विस्कंबक के साथ जोड़ दिया जाए। अब विस्कंबक क्या है उसके बारे में आगे बता रहे हैं। अर्थोपक्षेपकाः पंच। ये जो अर्थोपक्षेपक है, आपको पूछ लिया जाए छोटा प्रश्न कि अर्थोपक्षेपक क्या है, तो अर्थोपक्षेपक कितने होते हैं? अर्थोपक्षेपः पंच, 5 होते हैं। जिस प्रकार से आपने प्रस्तावना पढ़े 5 प्रकार के, उसी प्रकार से अर्थोपक्षेपक भी कितने हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? विस्कंबक, प्रवेशक, चूलिका, अंकावतार और आमुख। वापस सुन लीजिए। विस्कंबक, प्रवेशक, चूलिका, अंकावतार और आमुख, ये 5 जो है आपके अर्थोपक्षेपक है। छोटे प्रश्नों में आपसे पूछा सकता है कि अर्थोपक्षेपक कितने हैं, नाम लिखिए। तो अर्थोपक्षेपक 5 हैं, उनके नाम आप लिख सकते हैं। अब आगे आपको इनके बारे में बताया भी है कि अर्थोपक्षेपक कौन सा अर्थोपक्षेपक किस काम का है। तो बताया वृत्तिष्यमाणानां कथाशानां निदर्शकः संक्षिप्तार्थो विस्कंबक आदाव अंकस्य दर्शितः। इन पंचविध अर्थोपक्षेपकों में पहला बताया आपको विस्कंबक। विस्कंबक के बारे में बताया कि जो कि भूत और भावी, भूत अर्थात जो बीत चुका, भावी अर्थात जो होने वाला है, भूत और भविष्य के बारे में जो सूचना देता है, अंक की अपेक्षा विस्तृत नहीं होता। जो अंक होता है आपका, उस अंक जितना बड़ा नहीं होगा विस्कंबक। विस्कंबक का काम क्या है? सूचना देना। जैसे कोई अंक चल रहा है, उस अंक में आकर के बीच में अंक के समाप्ति पर आकर के कोई सूचना दी और उस सूचना के बाद उस सूचना का अनुसरण करते हुए दूसरा अंक चालू हुआ। जैसे कि उदाहरण से हम समझे, महाभारत का कृष्ण लीला का कहीं प्रसंग चल रहा है और देवकी की संतान का प्रसंग चल रहा है और कंस को कहीं से सूचना मिली कि देवकी की जो 8वीं संतान होगी वो कंस का वध करेगी। ऐसा एक अंक चल रहा था, अंक की समाप्ति पर ऐसी सूचना दी कि विस्कंबक के द्वारा कि कंस का वध कौन करेगा? देवकी की 8वीं संतान कंस का वध करेगी, और वहीं पर अंक समाप्त हुआ, विस्कंबक समाप्त हुआ। अब जो अगला अंक चालू हुआ उसमें क्या होगा? कंस जो है देवकी की संतानों को मारने के लिए चला हुआ है। तो ये जो देवकी की संतानों को मारने के लिए गया और इससे पहले का जो अंक था, उन दोनों के बीच में उस घटना को जोड़ने का काम विस्कंबक ने किया, सूचना देकर के कि भविष्य में कंस मारा जाएगा कैसे? देवकी की संतान के द्वारा। तो उसी को यहाँ पर इन्होंने
विस्कंबक कहा। विस्कंबक अर्थात जो भूत और भावी की सूचना दे, अंक के सामने कम विस्तृत हो अर्थात छोटा हो। अंक बड़ा होता है, विस्कंबक छोटा होता है। विस्कंबक के भी यहाँ पर दो प्रकार दिखाए। विस्कंबक दो प्रकार का हो सकता है, एक है शुद्ध विस्कंबक और दूसरा जो है वो है मिश्र विस्कंबक। अब शुद्ध विस्कंबक क्या है उसके बारे में बताया, जिसमें मध्य प्रकृति के एक या दो पात्रों के द्वारा वर्तिष्यमान वृत्तांत भागों की सूचना दे दी जाए। जो हो चुका है और जो होने वाला है उसकी सूचना मध्यम कैटेगरी के जो पात्र हैं, मध्यम श्रेणी के जो पात्र हैं उनके द्वारा सूचना दी जाए। देखिए, सूचना देने का काम दो ही लोग करते हैं, या तो मध्यम श्रेणी वाले या निम्न श्रेणी वाले। जो उच्च वर्ग वाले हैं जैसे कि राजा महाराजा आदि, वो सूचना नहीं देंगे, उनके सेवक या मंत्री वर्ग जो है वही सूचनाओं को देने का कार्य करेंगे। तो नाटक आदि में उसी संदर्भ को लिया कि अगर मध्यम श्रेणी के जो पात्र हैं वो एक या दो पात्र आकर के जब सूचना देंगे तो उसे शुद्ध विस्कंबक मान लिया जाएगा। फिर कहा मिश्र विस्कंबक क्या है, तो उसके लिए कहा मिश्र विस्कंबक या संकीर्ण विस्कंबक भी इसे कह सकते हैं। तो उस संकीर्ण विस्कंबक के लिए कहा, संकीर्ण विस्कंबक कहेंगे जहां पर नीच और मध्यम प्रकृति के पात्रों के द्वारा भूत भावी अरंजक घटनाएं सूचित की जाए। नीच व्यक्ति या फिर मध्यम पात्र के द्वारा अरंजक, जहां पर अच्छा ना लगे ऐसा वर्णन दिखाया जाए। अरंजक जिसमें मजा ना, रंजन अर्थात मनोरंजन अर्थात, और अरंजक अर्थात जिसमें कि मनोरंजन ना हो, ऐसा प्रसंग वहां पर दिखाया जाए तो उसे कहेंगे संकीर्ण विस्कंबक या मिश्र विस्कंबक। विस्कंबक के दो प्रकार होता है, एक शुद्ध विस्कंबक जहां पर भूत भविष्य की घटना मध्यम प्रकृति के पात्रों के द्वारा सूचना दी जाए उसे शुद्ध विस्कंबक, और जहां पर निम्न नीच या मध्यम प्रकृति के पात्रों के द्वारा अरंजक घटनाओं को सूचित किया जाए उसे कहेंगे संकीर्ण विस्कंबक। यथा उदाहरण भी ने दिया, यथा मालती माधवे। मालती माधव नामक एक प्रकरण है, उसके अंदर इन्होंने दिया है मालती माधवे शमशाने कपाल कुंडला। जिस प्रकार से मालती माधव में नाटक में शमशान का दृश्य दिखाया है, उसमें कपाल कुंडला का जो दृश्य दिखाया गया है वो है शुद्ध विस्कंबक। संकीर्ण में दिखाया गया रामाभिनंदने क्षपणक कपालिकम, और संकीर्ण विस्कंबक में दिखाया जो रामाभिनंदन नामक नाटक है उसमें क्षपणक और कपालिक जो है उनका जो वृत्तांत दिखाया, वार्तालाप दिखाया गया, वो है संकीर्ण विस्कंबक। आगे कहा प्रवेशको अनुदात्यक्त्या नीच पात्र प्रयोजितः अंकद्वयस्य विशेषज्ञः शेषम विस्कंभेयता। अब कहा प्रवेशक क्या है, तो प्रवेशक के लिए कहा विस्कंबक की भांति वृत्य और वृत्तिष्यमान इतिवृत्त का सूचक हुआ करता है। जिस प्रकार से विस्कंबक में दिया था वैसा ही इसमें भी एक भूत और भविष्य की सूचना देगा। इसकी योजना दो अंकों के बीच में की जाती है। जो पहले वाला बताया था उसका बताया है कि किसी प्रथम अंक को छोड़ करके किसी अंक के या विस्कंबक जो है किसी अंक से पूर्व में सूचना आदि के लिए रखा जाता है। लेकिन प्रवेशक का क्या हुआ, किसी दो अंकों के बीच में रखा जाएगा। काम ये भी वही करेगा, भूत और भविष्य की सूचना देगा, लेकिन एक अंक खत्म हो रहा है दूसरा अंक चालू हो रहा है तो दोनों के बीच में प्रवेशक आ जाएगा। और इसमें अनुदोनोक्ति अर्थात संस्कृत भिन्न प्राकृत आदि भाषा द्वारा कथा वस्तु की सूचना हुआ करती है, और ये नीच पात्रों के द्वारा ये कार्य होगा। देखिए दो अंतर बताए विस्कंबक में प्रवेशक में, एक तो ये दो अंकों के बीच में आएगा, अर्थात एक अंक खत्म हो दूसरा अंक शुरू हो, उसके बीच में आकर के किसी घटना को सुनाए कि भाई अब ऐसा ऐसा हुआ या ऐसा ऐसा होने वाला है। दूसरा अंतर बताया इसके अंदर
कि इसमें संस्कृत भिन्न अर्थात प्राकृत भाषा जो है उसका प्रयोग किया जाएगा। और प्राकृत भाषा जो है वो निम्न वर्ग अर्थात नीच वर्ग के पात्र जो है उनके द्वारा ही होता है। तो उस वर्ग को इन्होंने यहाँ पर दिखाया कि निम्न पात्रों के द्वारा या नीच पात्रों के द्वारा इस कार्य को संपन्न किया जाएगा। जिस प्रकार से उदाहरण यहाँ पर दिया वेणी संहार का, वेणी संहार नाटक है उसका यहाँ पर उदाहरण दिया अंकस्य यथा वेण्याम अश्वत्थामांके राक्षस मिथुनम। जिस प्रकार से यहाँ पर दिखाया वेणी संहार के तृतीय अंक में अश्वत्थामा राक्षस मिथुन का वृत्तांत देखा जा सकता है। वेणी संहार नाटक चल रहा है, उसमें युद्ध का वृत्तांत हुआ कि महाभारत का युद्ध हुआ और युद्ध के बाद दूसरा अंक चालू होना था। उन दोनों अंक के बीच में एक राक्षस राक्षसी का वृत्तांत है कि वो लोग उस शमशान उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिस जगह पर सभी मरे कटे हुए लोग पड़े हुए हैं। वो जाकर के किसी का मांस नोच रहे हैं, किसी का रुधिर को पी रहे हैं, रक्त को पी रहे हैं। तो वो जो वृत्तांत दिखाया गया उसे कहा प्रवेशक। वेणी संहार नाटक है, उस वेणी संहार नाटक में तीसरे अंक जो है उस समय पर इस को दिखाया जाता। तीसरे अंक का नाम है अश्वत्थामांक। तो उस समय पर राक्षस मिथुन का वृत्तांत जो है वो वहां दिखाया गया है, तो उसे मान लिया जाए, उसे कहा इन्होंने प्रवेशक। अब तीसरा कहा इन्होंने चूलिका। अंतर्जवनिका संस्थैः सूचनार्थस्य चूलिका यथा वीरचरिते चतुर्थास्यादौ भो भो वैमानिकाः प्रवर्ततां रंगमंगलानि इत्यादि। अंतर्जवनिका संस्थै, अंतर्जवनिका अर्थात जवनिका के अंदर रहते हुए, जवनिका कहते हैं पर्दा, जो पर्दा होता है पर्दे के पीछे से ही वाक्य अर्थात नेपथ्य में रहते हुए ही संवाद को बोलना या सूचना देना। पीछे पर्दा मंच जो होता है उस मंच पर एक भाग होता है, यहाँ से हम आगे अपना अभिनय करेंगे, लेकिन इसके पीछे एक दीवार स्वरूप में एक पर्दा लगा होता है, उसको बोलते हैं नेपथ्य। नेपथ्य अर्थात इसके पीछे कुछ पात्र होंगे जो अपना रूप सज्जा वस्त्र सज्जा आदि किया करते हैं, और अगर कोई सूचना आदि देना हो तो यहाँ पीछे से मंच पर ना करके पीछे से सूचना भी दिया करते हैं। तो इस जवनिका अर्थात इस पर्दे के पीछे से इसे बोलते हैं नेपथ्य। इस पर्दे के पीछे से जब कोई पात्र सूचना दे रहा है तो उसे बोलते हैं चूलिका। अंतर जवनिका संस्थाई, जवनिका के अंदर रहते हुए ही सूचना देना चूलिका कहलाता है। उदाहरण ने दिया यथा वीर चरिते, जिस प्रकार से महावीर चरित का यहाँ पर उदाहरण दिया। चौथे अंक में नेपथ्य में अर्थात पर्दे के पीछे से कहा भो भो वैमानिकाः प्रवर्ततां रंगमंगलानि। इस प्रकार का संवाद किसी ने पीछे से कहा कि अरे वैमानिक गण, रंग मंगल कार्य प्रारंभ किए जाए। जो रंग मंगल है अर्थात पूर्व रंग आदि जो हमने कल बताए थे पूर्व रंग, वैसे कार्यों को समावेश करो, उन्हें तुम करो। यहाँ नेपथ्यवर्ती पात्र राम द्वारा परशुराम की विजय की सूचना दे रहे हैं। जो नेपथ्य में कहा वो क्यों कहा, क्योंकि राम परशुराम पर विजय प्राप्त करके आ गया है, तो इसलिए तो मंगल कार्यों को करो, ऐसी सूचना वहां पर दी जा रही है नेपथ्य से, इसलिए उसे कहा चूलिका। आगे फिर कहा अंकांते सूचितः पात्रैः तदंकस्य विभागतः यथार्थो अंकावतरस्यो अंकावतार इति स्मृतः। अब कहा अंकावतार किसको कहेंगे, तो उसके लिए कहा जिसे पिछले अंक के अंत में उस अंक में पात्रों द्वारा अग्रिम अंक की सूचना दी जाए। जो अंक चल रहा है उस अंक में ही आगे आने वाले अंक की सूचना दे दी जाए, उसे कहेंगे अंकावतार। पिछले अंक में
जो अंक चल रहा है उस अंक में पात्रों द्वारा, जो उस अंक में जो लोग खड़े हैं उन लोगों के द्वारा ही, उन अभिनेताओं के द्वारा ही अग्रिम अंक की सूचना दे दी जाए, उसे कहेंगे अंकावतार। यथा अभिज्ञान शाकुंतले, जिस प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम में दी गई है। अभिज्ञान शाकुंतले पंचमांके पात्रैः सूचितः षष्ठांक तद अस्यांग विशेष इवावर्तिनः। जिस प्रकार से पंचम अंक के पात्रों के द्वारा छठे अंक की सूचना पंचम अंक में ही अंक रूप में उपनिबद्ध की गई है, उसे कहा अंकावतार। अब है अंकमुख। यत्र यस्यांक एकस्मिन् अंकानां सूचना अखिला तद अंकमुख मिथ्याहु बीजार्थ उपख्यापम च तत्। अंकमुख वह अर्थोपक्षेपक है जिसे एक अंक में अन्य अंकार्थों की सूचना दी जाती है, उसे कहा अंकमुख। एक अंक में ही जो दूसरे अनेक जो अन्य अंकार्थ है उनकी सूचना पहले ही दी जाए, जिसमें बीज और अर्थात फल दोनों को संक्षेप रूप में सूचित कर दिया जाए। किसी भी कार्य जो है उस कार्य का एक लक्ष्य होता है, कार्य का कुछ ना कुछ फल होता है। जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं उसका बीज अर्थात उसका उद्देश्य और उसकी प्राप्ति क्या है, फल प्राप्ति क्या होगा, तो उसी के लिए यहाँ पर बताया अंकमुख। अर्थात जो अंक चल रहा है उस अंक में ही पात्रों के द्वारा या किसी कार्य के द्वारा उसके फल के बारे में सूचना पहले दी जाए। फल मिलता है उपसंहार अर्थात अंत में, लेकिन उसकी सूचना पहले ही दे दी जाए, उसे कहेंगे अंकमुख। उदाहरण इन्हें यहाँ पर दिया है मालती माधव प्रकरण का। मालती माधवे प्रथमांको कामंदक्य विलोकिते भूरि वसु प्रवर्तिनां भावी भूमिकानां परीक्षप कथा प्रबंधनस्य प्रसंगान निवेश सूचितवत्यो। तो यहाँ पर प्रकरण जो मालती माधव प्रकरण है उसमें उसके प्रथम अंक के आरंभ में कामंद की और अवलोकिता ने तत्व वेश धारण करके करने वाले भूरिवसु आदि की अग्रिम भूमिका सूचना दी और प्रसंगवश उपक्षित कथा प्रबंध की स्थिति को भी सूचित किया। तो इस प्रकार से वो अंकमुख का रूप में आ गया कि जो पात्र है उन पात्रों के द्वारा ही अंत में जो होने वाला है उसकी सूचना पहले ही प्राप्त करा दी गई, तो उसे कहेंगे अंकमुख। तो ये थे आपके अर्थोपक्षेपक के 5 प्रकार। इनके नाम आप वापस देख लीजिए। विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकावतार, अंकमुख। 5 प्रकार विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकावतार और अंत में आया अंकमुख। पांचों जो है किसी न किसी तरीके से सूचना देने का कार्य इनका। अर्थोपक्षेक अर्थात सूचना देने के कारण भूत या भविष्य की सूचना दे, उसे अर्थोपक्षेपक की श्रेणी में 5 प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। तो आपके चतुर्थ भाग में अर्थोपक्षेपकों के प्रकार के बारे में बताया। अब आगे अर्थ प्रकृति जो है उनके प्रकारों के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।